We have already started with the chapter salary. What we have already learned, what is salary, the relationship of employer and employee. Thereafter, the basis of charge. When is the salary income taxable? It is taxable on due or receipt, whichever is earlier. And practically, if we talk calculation wise, then it is due or receipt, whichever is more. ड्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है? आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयर ने सैलरी पेबल की एंट्री कितनी बार कर रखी है ड्यूरिंग द ईयर, और फिर आपको ये देखना है, रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयर ने पेमेंट की एंट्री साल भर में कितनी बार कर रखी है। ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री देख लीजिए क्या ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली वो सैलरी की इनकम हो जाती है एम्प्लॉय के हाथ में। फिर हम लोग ने इसकी बात की थी कि अगर सैलरी आपको फॉरेन करेंसी में आती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो इसके लिए पढ़ा कि जिस महीने में सैलरी ड्यू होती है उससे प्रीसीडिंग मंथ की जो आखिरी डेट होगी उस दिन जो टीटी बाइंग रेट होगा, व्हाट इज टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है, टीटी बाइंग रेट जो होगा फॉरेन करेंसी का उसे आप यूज करेंगे और इससे फॉरेन करेंसी में जो सैलरी आ रही है उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए सैलरी ड्यू ही नहीं हुई है, रिसीव हो गई है, मतलब एडवांस में सैलरी आ गई है, अब क्या करें? तो जिस महीने में आपको सैलरी एडवांस में रिसीव हुई है उससे प्रीसीडिंग मंथ की जो लास्ट डेट है उस दिन का आपको टीटी बाइंग रेट लेना है और कन्वर्ट कर लेना है फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में। फिर ग्रेड सिस्टम की बात की थी हम लोग ने। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट से आपकी सैलरी हर साल बढ़ती जाती है, ठीक है, जब तक कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को वो अचीव नहीं कर लेती, और फिर अकॉर्डिंगली जब उस अमाउंट को आप अचीव कर लेते हो, वो सैलरी आप पा जाते हो, तो फिर क्या होता है, फिर एक डिफरेंट रेट से सैलरी ग्रो करना शुरू कर देती है, और फिर एक सर्टेन रेट पे जाके क्या होता है, आपकी सैलरी वहां पे स्टॉप हो जाती है। फिर आपने ये भी देखा था टीडीएस ऑन सैलरी वर्सेस टैक्स फ्री सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी ये है कि एम्प्लॉयर टैक्स काट के एम्प्लॉय को पैसे देगा, और टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है कि जो टैक्स का पैसा बनता है सैलरी इनकम पे वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा, ठीक है, जितनी एम्प्लॉय की सैलरी है वो एम्प्लॉय को पकड़ा देगा, और जितना टैक्स का पोर्शन है वो एम्प्लॉयर अलग से सेपरेटली गवर्नमेंट को पे कर देगा। देयर आफ्टर यू हैव सीन द प्रोफॉर्मा, किस तरीके से सैलरी इनकम को हम कंप्यूट करते हैं। तो 4 कंपोनेंट तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऐड कर दिए जाएंगे जिसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। वो है बेसिक, डीए, देन बोनस, कमीशन, और उसके बाद क्या है कि जितनी भी आपके टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, टैक्सेबल परक्यूजिट्स हैं, वो सब आप ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 में, और सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन होती है। कौन कौन सी डिडक्शन होती है सेक्शन 16 में? स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है फ्लैट 40,000 की। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होती है। हमने आपको बताया था कि हर अलाउंस के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट अलाउंस ही है जिसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, ठीक है, और किसको मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को ये डिडक्शन मिलता भी नहीं है। फिर तीसरा क्या था, प्रोफेशनल टैक्स कह लीजिए, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कह लीजिए, वो आपने जो पे किया है वो घटाने को मिलेगा। ये पे किसको करना होता है, ये प्रोफेशनल्स को पे करना होता है, दोज हु आर इनटू एम्प्लॉयमेंट। लाइक आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल बट आई एम नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, आई डोंट हैव टू पे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कौन पे करेगा, जो प्रोफेशनल है और साथ में नौकरी कर रहा है, जॉब में है, ठीक है। कितना पे करना होता है, किसको पे करना होता है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। ये पेमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। हमने आपकी जानकारी के लिए बताया था ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, 500, 1000, 1500 रुपए साल का होता है, एक लम सम अमाउंट होता है जो पे करना होता है। ये अमाउंट जो आपने पे किया है इनकम टैक्स के तहत, इसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 रटा हुआ होना चाहिए। तो ये थी अब तक की बात, और अब हमको अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। बेसिकली अब जो सैलरी के एक एक कंपोनेंट्स हैं उनकी चर्चा करनी है। किस ऑर्डर में हम कंपोनेंट्स की चर्चा करने वाले हैं ये आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट की। बेसिकली उन आइटम्स की बात करेंगे जो रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को दिया जाता है।
देयर आफ्टर हम लोग बात करेंगे अलाउंसेस की और उसके बाद बात करेंगे परक्यूजिट की। जो नॉर्मल आइटम्स हैं लाइक बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, इनकी चर्चा करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो इसलिए कि ये जितना भी अमाउंट मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, सबसे पहला आइटम रिटायरमेंट बेनिफिट में हम लोग देखने जा रहे हैं लीव इंकैशमेंट। लेकिन आपको ये बता दें कि लीव इंकैशमेंट जो आइटम है वो एक प्योर रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, ऐसा नहीं है। लीव इंकैशमेंट आप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉब भी ले सकते हो और रिटायरमेंट के बाद भी ले सकते हो। हम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉब भी ले सकते हैं और रिटायरमेंट पे भी ले सकते हैं। लीव इंकैशमेंट होती क्या चीज है? जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं और आपको कंपनी पे पैकेज देती है, पे पैकेज समझते हैं, जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपको बेसिक कितना मिलेगा, डीए कितना मिलेगा, डिफरेंट अलाउंसेस, बेनिफिट्स, परक्यूजिट्स, ये सब क्या मिलेंगे। उसी पे पैकेज में लिखा हुआ रहता है कि आपको साल भर में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, द नंबर ऑफ लीव्स दैट यू आर इंटाइटल्ड इन अ ईयर। मान लीजिए कंपनी लिख के देती है कि नंबर ऑफ लीव्स इंटाइटल्ड इन अ ईयर टू यू इज 20 डेज। तो ये जो 20 दिन आपको इंटाइटल किए गए हैं लीव के, इसका मतलब क्या होता है, ये 20 दिन अलग से हैं। मतलब जिस दिन ऑफिस ऑलरेडी क्लोज है, जैसे होली पे छुट्टी होती है, कंपनी बंद है, ठीक है, संडेज को ऑफिस खुद ही क्लोज है, तो इनके अलावा 20 दिन की आप और छुट्टी ले सकते हो अपनी मर्जी से। कोई भी 20 दिन आप साल भर में ले सकते हो। और अगर आप ये 20 दिन की छुट्टी नहीं लेते हो, तो जितने भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हो और काम करने चले आते हो, तो उसके एवज में आपको अलग से सैलरी दी जाती है, जिसे कहा जाता है लीव सैलरी। मैं फिर से रिपीट करता हूं बात। मान लीजिए आपको साल भर में 20 लीव इंटाइटल किए गए हैं, जिसमें से आप 15 लीव ले लिए हो, लेकिन 5 लीव आपने अवेल नहीं की, आपने उस दिन काम किया, तो आप क्या कर सकते हो, उस 5 दिन काम करने के एवज में अलग से पैसा ले सकते हो, जिसे कहा जाता है लीव सैलरी। ठीक है, अगर हमें लीव इंटाइटल की जाती है तो आपके पास उससे रिलेटेड 3 रास्ते हैं। अगर आपको लीव इंटाइटल की जाती है तो आपके पास उससे रिलेटेड 3 रास्ते हैं। पहला तो मैं लीव अवेल कर लूं, छुट्टियां ले लूं, छुट्टियां दी गई हैं तो पहला ऑप्शन छुट्टियां ले लो। दूसरा ऑप्शन उस छुट्टी के बदले में काम करो और पैसे ले लो। तीसरा ऑप्शन उस छुट्टी को एक्यूमुलेट कर लो, इकट्ठा कर लो। छुट्टी के बदले में पैसा ले लो नहीं, हमने कहा छुट्टी को इकट्ठा कर लो, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर लो। जैसे करंट ईयर में आपको 20 छुट्टियां इंटाइटल की गई, यू वर इंटाइटल टू 20 लीव्स इन दिस ईयर। यू नीदर टुक लीव नॉर यू टुक इनकैशमेंट। ना तो आपने उस 20 छुट्टियों का पैसा लिया और ना ही 20 छुट्टी ली। तो आपके पास अब ये रास्ता है कि आप उस लीव को, 20 लीव को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पता है अगले साल आपको कितनी छुट्टियां लेने का हक है? पुराने वाले साल की 20 छुट्टी और करंट ईयर वाली 20 छुट्टी मिला के 40 छुट्टियां। हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए बताएं क्या, मुझे साल भर में 20 छुट्टियां मिली, मैंने 5 छुट्टी अवेल कर ली, 5 का पैसा ले लिया, 5 छुट्टी ले ली, 5 छुट्टियों का पैसा ले लिया, मतलब काम किया और पैसा ले लिया 5 छुट्टियों का, और 10 छुट्टियों को मैंने कैरी फॉरवर्ड करा लिया। 10 छुट्टियों में भी हमने काम किया, पैसा नहीं लिया, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करा दिया। तो अगले साल पता है आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी? 30 छुट्टियां। यू आर इंटाइटल्ड फॉर 30 लीव्स। अब ये अगले साल जो मुझे 30 लीव्स मिल रही है, फिर क्या रास्ता है? द सेम थिंग, ईदर यू कैन अवेल द लीव और यू कैन टेक मनी फॉर द लीव और यू कैन अगेन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर सेम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप लीव इंकैशमेंट कभी भी बीच में भी ले सकते हैं। लीव इंकैशमेंट का मतलब लीव सैलरी, दिस वन एंड द सेम थिंग। आप बीच में कभी भी लीव सैलरी का पैसा ले सकते हैं। और लेकिन अगर आप चाहें कि आप एक्यूमुलेट करते रहें और रिटायरमेंट पे इकट्ठा पैसा ले लेंगे सारी लीव का, जितनी भी मेरी लीव बची हुई है उन सब का इकट्ठा पैसा आप रिटायरमेंट पे लेना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब फिर से बात करते हैं, जो इनकम टैक्स आपसे बात करेगा वो 2 तरीके की लीव सैलरी की बात करेगा। एक कहेगा लीव सैलरी टेकन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के दौरान आपने लीव सैलरी ली, और दूसरा कहेगा लीव सैलरी टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
तो अंतर समझ में आ रहा है दोनों क्या चीज है? लीव सैलरी टेकन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉब का मतलब ये है हम रिटायरमेंट के पहले ही जो लीव इकट्ठा कर रहे थे उसका हमने पैसा ले लिया, ठीक है। जैसे इस साल की छुट्टी का पैसा इस साल ले लिया, इस साल की छुट्टी का पैसा इसी साल ले लिया, तो ये कहलाएगा लीव सैलरी टेकन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस साल की छुट्टी का पैसा अगले साल लिया और अभी रिटायर नहीं किए तो भी वो क्या कहलाएगा? लीव सैलरी टेकन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सारी लीव इकट्ठा करके रिटायरमेंट पे हम पैसा ले रहे हैं तो इसे क्या कहलाएगा? लीव सैलरी टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। या कह लीजिए लीव सैलरी आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस। चलिए आइए बुक पे आइए, हम लोग लॉ देखते हैं। लीव सैलरी, the presentation has been given in the chart form. बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको इस कदर प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। वहां पे जो प्रेजेंटेशन होगी इनफैक्ट वो एक रनिंग सेंटेंसेस होगी। हमने इसको चार्ट प्रेजेंटेशन दिया है ताकि आपको याद करने में आसान रहे और इनफैक्ट इमेजेस जल्दी दिमाग में बैठती हैं एज कंपेयर टू रनिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, आपने काम के दौरान ही लीव सैलरी ले लिया, ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। काम के दौरान लीव सैलरी ले लिया, ये हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस, काम के बाद, आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस का मतलब है ऑन रिटायरमेंट। आप रिटायरमेंट की लीव सैलरी ले रहे हो तो अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेप्ट। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेप्ट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेप्ट। 1, 2, 3, 4 इन चारों में से जो सबसे कम होगा उतनी एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। इन चारों में से एक आइटम पता है क्या है? लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। इनफैक्ट जो एक्चुअल पैसा रिसीव हुआ है वो भी इन चारों में से एक अमाउंट है और हो सकता है इन चारों में से सबसे कम कौन सा आ रहा हो? ये चौथा पॉइंट ही आ रहा हो। तो ऐसे केस में पता है क्या होगा? जो लीव इनकैशमेंट आपको मिली वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इन चारों में से कम कोई और अमाउंट हो और लीव इनकैशमेंट जो आपको मिला है वो ज्यादा हो, तो ऐसे में लीव इनकैशमेंट आपकी क्या हो जाएगी? पार्शियली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो लीव इनकैशमेंट आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, पार्शियली एग्जेम्प्ट भी हो सकती है इस वाले केस में। और गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में तो वो क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गया सबको? फिर से रिपीट करूं। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस दैट इज ऑन रिटायरमेंट, गवर्नमेंट इंप्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय इट मे बी फुल्ली और पार्शियली एग्जेम्प्ट। Basically here it is least of the following is exempt in case of non-government employees. अब प्रश्न ये है कि एग्जाम में आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा? अगर लीव सैलरी का क्वेश्चन होगा तो जनरली क्या देखने को मिलेगा? लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस लीव इनकैशमेंट जो भी मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें पूछने जैसा क्या है? आपसे कहेगा लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस 2 लाख रुपया मिला है, बताओ क्या होगा? अरे 2 लाख रुपया पूरे पे टैक्स लगेगा। आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। इसमें भी पूछने जैसा कुछ नहीं है। क्या बोलेगा कि बताइए गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, रिटायरमेंट पे आपको लीव इनकैशमेंट मिला है 5 लाख रुपए का, क्या होगा? अरे 5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन ज्यादा अराइज कहां पे होंगे? आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय की केस में, यहां पे अराइज होगा। और यहां पे आपको एग्जेम्पशन क्या मिलती है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। तो अब आपको ये 4 पॉइंट याद करने, ये 4 पॉइंट याद करने होंगे कि किस तरीके से लीव सैलरी की एग्जेम्पशन कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है ये बात? लीव इंकैशमेंट एम्प्लॉय देता कैसे है? देने का तरीका क्या है लीव इंकैशमेंट का? एम्प्लॉय इस तरीके से कैलकुलेट करता है, कहता है कि आपकी टोटल लीव जो थी वो 250 लीव्स थी। ठीक है। अब उसके बाद फर्दर ये टोटल अनअवेल्ड लीव है आपकी,
अनअवेल्ड लीव का मतलब, व्हाट इज अनअवेल्ड लीव? अनअवेल्ड लीव मीन्स आपने ये लीव अवेल नहीं किया और अभी तक इसका पैसा भी नहीं लिया। रिटायरमेंट पे अगर अनअवेल्ड लीव बचा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लीव वो है जो आपने अवेल भी नहीं किया और इसका पैसा भी नहीं लिया। ठीक है, कैसे समझिए। अभी ये कैसे आया 250 लीव, इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले साल आपको मिला मान लीजिए 25 लीव इंटाइटल्ड, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लीव इंटाइटल्ड। पच्चीस लीव इंटाइटल हुई, आपने यहां पे अवेल कर लिया 5 लीव, और 5 लीव अवेल कर लिया तो बचा कितना, 20 लीव। इसमें से 12 लीव का आपने पेमेंट भी ले लिया, अपनी लीव सैलरी ले ली 12 लीव की। लीव अवेल किया 5 में, मतलब 20 दिन आप काम किए थे, 25 छुट्टियां मिली, 5 लीव अवेल करने का मतलब यह हुआ कि आपने काम 20 दिन कर दिया, 5 छुट्टी ले ली और 20 दिन आप ऑफिस चले आए थे, जिसमें से 12 दिन हम ऑफिस आए, उसका हम पैसा ले लिए, उसे कहा गया लीव सैलरी। लीव सैलरी 12 दिन की ले लिए। अब ये जो 8 बच गया इसी को कहा जाता है अनअवेल्ड लीव, ये अभी भी बचा हुआ है अनअवेल्ड लीव। अब ये जो अनअवेल्ड लीव है ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अनअवेल्ड लीव, दिस इज अनअवेल्ड लीव, कैरी फॉरवर्ड। अगले साल की 25 लीव फिर से इसमें जुड़ जाएगी, ये है लीव इंटाइटल्ड। ठीक है, कितना हो गया, 33 लीव्स। अब आपने मान लीजिए इसमें अगले साल 8 लीव अवेल कर ली, या 8 नहीं करते हैं, आपने 6 लीव अवेल कर ली। ठीक है, इस बार पैसा लिया ही नहीं आपने, तो बैलेंस कितना बचिया, 27। ये हो गया लीव अनअवेल्ड लीव कैरी फॉरवर्ड, दिस इज अनअवेल्ड लीव कैरी फॉरवर्ड। फिर क्या होगा, अगले साल की लीव इसमें जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, अगले साल फिर 25 लीव मिली, लीव इंटाइटल्ड, दिस सेकेंड ईयर, दिस अगेन थर्ड ईयर नाउ, लीव इंटाइटल्ड, ये हो गया 52। इसमें से मैंने 7 लीव अवेल कर ली, लीव अवेल मतलब छुट्टियां ले ली, कितना हो गया 45। इसमें से मैंने 10 छुट्टियों का पैसा ले लिया, मैंने लीव सैलरी भी ले ली, 35 बच गया। ये क्या है, अनअवेल्ड लीव कैरी फॉरवर्ड। इसी तरीके से रिटायरमेंट तक चलते गया, और रिटायरमेंट पे आपके पास कितना बचा था, 250 लीव, ये मैं बात कर रहा हूं, दिस इज 250 लीव बचा था रिटायरमेंट के समय। अब रिटायरमेंट के समय तो अब कैरी फॉरवर्ड का तो कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि अब आप जॉब तो करोगे नहीं, तो 250 लीव जो बचा हुआ है अब उसका पैसा हम रिटायरमेंट पे ले लेंगे। ये हर साल जो आप पैसा लेते जा रहे थे बीच में, ये वाला लीव सैलरी लिए, एक बार और लिए थे आप लीव सैलरी, ये लिए थे, ये सब जब जब मिला पूरा पूरा टैक्सेबल था। लीव सैलरी ड्यूरिंग द टेन्योर सर्विस मिलता है, चाहे गवर्नमेंट इंप्लॉय को हो या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को हो, ये फुल्ली टैक्सेबल है। बस अगर आप रिटायरमेंट के समय लीव सैलरी का पैसा लोगे तो एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में पूरा एग्जेम्पशन है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में पार्शियल एग्जेम्पशन है, जहां पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट हम करते हैं। अब इंप्लॉयर पैसा कैसे देता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। 250 लीव बची हुई है, उसका पैसा इंप्लॉयर कैसे देगा। ठीक है, देखिए क्या होता है यहां पे। अब इंप्लॉयर क्या करेगा, 250 लीव को डिवाइड करेगा नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ से, ऐसे करेगा, 250 डिवाइडेड बाई 30, 250 डिवाइडेड बाई 30, ये हो जाएगा 8.33। ठीक है, अब वो कहेगा कि इतने मंथ आपके अनअवेल्ड लीव है, अनअवेल्ड लीव इन मंथ। अब ये मंथ में क्यों निकाला गया है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर पेमेंट देता है वो मंथली रेट बताता है। कहता है लीव सैलरी, अगर लीव सैलरी का आप अगर लीव का अगर आप पैसा लेंगे ना तो आपको हम 50,000 रुपए महीने के हिसाब से देंगे। ठीक है, 30,000 रुपए महीने के हिसाब से देंगे, जो भी रेट डिसाइडेड है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ये बेसिकली इसमें 8.33 मंथ की सैलरी उसको मिलनी चाहिए। ठीक है,
अब वो क्या किस रेट से देगा? बेसिकली नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सैलरी के हिसाब से देते हैं, ठीक है, जो सैलरी होती है उसी के हिसाब से देते हैं। मान लीजिए सैलरी है 50,000 रुपये महीना, तो 8.33 इंटू 50,000 रुपए ये एम्प्लॉयर उसको दे देगा इंटू 50,000, ये हो जाएगा 4,16,667 ये दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या इसके लिए भी कोई कानून है कि ऐसे ही देना है, 8.33 देना है? नहीं, ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का प्यार और मोहब्बत है। अरे एक बात बताइए, किसी एम्प्लॉय का 8.33 आया, निकलते समय मैंने देखा कि टोटल लीव जो इसने अवेल नहीं की थी वो 8.33 मंथ था, ठीक है। हम बड़े खुश रहते थे उस एम्प्लॉय से, हमने उसको कहा कि चलो तुमको 9 इंटू 50,000 सीधे 4,50,000 रुपए देते हैं। क्या हम दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। दुनिया का कोई भी कानून एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पैसे देने से मना नहीं कर सकता। अगर मेरे यहां कोई काम करता है, मैं उसको कितना पैसा भी दूं, दुनिया में कोई कानून नहीं है जो मुझे मना कर दे कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हो। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? इनकम टैक्स का कानून क्या कर सकता है, जब ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स का कानून बस यही कह सकता है, मैं इस पैसे पे टैक्स लूंगा, इस पे नहीं लूंगा। इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा लगेगा मेरा पेमेंट, तो वो क्या करेगा, छूट कम देगा, कहेगा बाकी पे टैक्स ले लूंगा, यही कर सकता है। इनकम टैक्स ये नहीं कह सकता राज अग्रवाल आप इतना दो मत। इनकम टैक्स ये कह सकता है, राज अग्रवाल अगर आप 9 इंटू 50,000 देंगे ना, 4,50,000, तो हम एग्जाम इतना नहीं करेंगे, जाइए हम एग्जाम कम करेंगे, हम 8.33 इंटू 50,000 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और एग्जाम इतना करेंगे, ये कह सकता है। इनकम टैक्स अपनी एग्जेम्पशन की बात कहे ना, जो कहना है कहे। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन बताता है, इनकम टैक्स छूट बताता है, इनकम टैक्स इनकम कितनी देनी है ये कभी नहीं बताता। कभी कभी हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स में बच्चों को छूट कैलकुलेट कराते हैं कि इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कितनी एग्जेम्पशन दे रही है। अब बच्चे शायद कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं कि ये इनकम कंप्यूट करने का तरीका सरकार बता रही है। नहीं, अरे सरकार कौन होती है ये बताने वाली कि मुझे अपने एम्प्लॉय को कितना पैसा देना है? ये मेरी मर्जी है। सरकार ये बताएगी कि हम टैक्स कितने पे लेंगे, कितने पे नहीं लेंगे। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा भी हो सकता है हम अपने एम्प्लॉय को कहें नहीं 8.33 तुम्हारा हो रहा है, तुमको 8 के हिसाब से राउंड फिगर से चलता है यहां हमारी कंपनी में? अरे मेरी कंपनी, मेरा नियम, हम जो कहेंगे सो चलेगा। एम्प्लॉय का कितना आ रहा था 8.33, हम कह रहे हैं नहीं 8 इंटू 50,000 हम तुमको कितना देंगे, 4 ही लाख रुपया देंगे। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब किस रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी कौन डिटरमिन करेगा? एम्प्लॉयर डिटरमिन करेगा, इनकम टैक्स नहीं, ये भी एम्प्लॉयर डिटरमिन करेगा। तो देखिए हमने एग्जेम्पशन क्या है कि अब एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन पे हम लोग जा रहे थे कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लेकिन वो पढ़ने से पहले हमने आपको ये बात बताई कि कैलकुलेशन कैसे होता है इनकम की, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन नहीं बता रहा होगा इनकम की, वो सिर्फ ये बता रहा होगा कि हम एग्जेम्पशन कितनी देंगे। ठीक है, कितना एक्चुअल में अमाउंट दिया जाएगा एम्प्लॉय को लीव सैलरी का, ये कौन बताएगा? ये एम्प्लॉयर बताएगा। वो एम्प्लॉयर की मर्जी, जितना चाहे जितना दे दे। ठीक है, उसमें से टैक्सेबल क्या है, एग्जेम्प्ट क्या है, ये इनकम टैक्स बताएगा। आप चलिए इनकम टैक्स अब क्या कहता है, कैसे कैलकुलेशन होगा? सबसे पहले कहता है अर्नड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी करना है। क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला क्या है, अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, ये करना है आपको। ठीक है, अनअर्न्ड लीव पे देखिए मैंने एक स्टार बना रखा है, बुक में देखिए एक स्टार है। ठीक है, अब इस स्टार का मतलब क्या है? दिस इज अनअर्न्ड लीव पे देखिए एक स्टार बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये अब आपको पीछे दिख जाएगा इंडेक्स में, देखिए इसके
अनअर्न्ड लीव का मतलब होता है टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड, हमको भी पता है टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड को कहा जाता है अनअर्न्ड लीव। और लीव अवेल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? लीव अवेल्ड का मतलब दोनों चीज है, चाहे तो लीव अवेल कर लिए हो वो भी लीव अवेल्ड है, और अगर पैसा ले लिए हो तो भी तो वो लीव अवेल्ड है, लीव इनकैशमेंट टेकन। ये रिटायरमेंट के समय की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो रिटायरमेंट के समय पे अनअर्न्ड लीव का मतलब क्या होता है? जितनी लीव आप ले लिए वो भी घटा दो, और जितनी लीव का पैसा ले लिए वो भी घटा दो, वही अनअर्न्ड लीव बची है जिसके रिस्पेक्ट में आपको पैसे चाहिए, ठीक है। Where total leave cannot exceed 30 days for each completed year of service. Where total leave cannot exceed 30 days for each completed year of service. इस बात का मतलब ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयर मुझे 35 लीव देता है इन अ ईयर, 35 लीव इन अ ईयर, एंड आई एम रिटायरिंग द कंपनी आफ्टर वर्किंग फॉर 20 years and 9 months. कितने दिन काम किए बच्चों? हम 20 साल 9 महीने काम किए, और हर साल मुझे एम्प्लॉय 35 दिन की छुट्टियां देता था। अब मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूरिंग द जॉब टाइम ऑफ 20 years and 9 months, हाउ मेनी लीव आई टुक? लीव टेकन was 200 days, और लीव इनकैशमेंट was 60 days. लीव टेकन का मतलब छुट्टियां ले लिए थे 200 दिन की, और 60 दिन का ऑलरेडी पैसा उठा लिए थे। जब जॉब कर रहे थे बीच बीच में पैसा लेते जा रहे थे, 60 दिन की छुट्टियों का पैसा भी ले लिए थे, ठीक है। तो ये कुल मिला के 260 को कहा जाता है लीव अवेल्ड। दिस इज लीव अवेल्ड। अब एम्प्लॉयर मुझे पेमेंट कैसे देता है? अब ये देखिए, एम्प्लॉयर मुझे जो पेमेंट देगा वो ऐसे कैलकुलेट करेगा, कहेगा तुमने 35 दिन की छुट्टियां मिलती थी, 20 साल काम किए हो, तो तुम्हें जो मिलेगी लीव इंटाइटल, टोटल लीव कितनी हुई? एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा कुछ इस तरीके से, कहेगा टोटल लीव तुम्हारी। वो 20 साल 9 महीने पे भी कैलकुलेट कर सकता है, हो सकता है वो 21 साल के लिए टोटल लीव दे दे, और हो सकता है वो क्या मान ले, 20 ही साल मान ले, हो सकता है 20 साल 9 महीने मान ले। एम्प्लॉयर कुछ भी कर सकता है, एम्प्लॉयर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता है। चलो बच्चे, एक ऐसा एम्प्लॉय तुमने 20 साल 9 महीने काम कर लिए ना, चलो तुमको पूरे 21 साल की लीव का मान लेते हैं, 35 छुट्टियां इंटू 21, 735 ऐसे कर देगा। ये पता है कैसे मल्टीप्लाई किया उसने कहा चलो तुमने 20 साल 9 महीने काम किए ना, चलो 21 साल मान लेते हैं, और 35 छुट्टियों के हिसाब से तुम्हारा 735 छुट्टी हुई। तुमने अवेल कितनी की? लेस अवेल 260, कहेगा लेस कर लो 260, कितना हुआ? 475। 475 अनअर्न्ड लीव हो गया, ठीक है। डिवाइड कराएगा 30 से इसको, ठीक है, आ गया 15.83, और 15.83 इंटू जो भी उसको जिस रेट से वो पेमेंट करता है, 50,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए महीना, मल्टीप्लाई कर देगा। 15.83 से भी कर सकता है, 15 से भी कर सकता है, 16 से भी कर सकता है। जब वो यहां पे टोटल लीव मल्टीप्लाई कर रहा था तो भी कैसे कर सकता है? वो 20 साल 9 महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 20.75 ईयर होता है। 9 महीने का मतलब 0.75 ईयर, ठीक है। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था वो 20.75 इंटू 35। वो कहता है कि आपकी टोटल लीव पता है कितनी बनती है? टोटल लीव बनती है आपकी 726.25। माइनस करता उसमें से 260 लीव हमने अवेल कर ली है, बैलेंस कहता अनअर्न्ड डिवाइडेड बाई 30 करता और रेट से मल्टीप्लाई करके दे देता। अब आप ध्यान दीजिए, इंप्लॉयर कैसे पेमेंट देता है इस बात से आपको बिल्कुल मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा इंप्लॉयर ने इतना दिया, उसकी जैसे मर्जी वो वैसे दे दे।
और हम कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले? हम ये बताएंगे कि तुमने जो पैसे दिए हैं ना, कितने दिए, 6,12,950 रुपया, ये जो दिए हैं इसमें से कितना एग्जेम्प्ट है ये हम बताएंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स क्या कर रहा है, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा उसकी कैलकुलेशन सिखा रहा है। ठीक है, अब इनकम टैक्स कैसे कहता है कि अर्न लीव कैलकुलेट होगा? अर्न लीव कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा है टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड। लेकिन टोटल लीव कैलकुलेट करते समय 30 दिन से ज्यादा एक कंप्लीटेड ईयर की लीव नहीं मानी जाएगी। वेयर टोटल लीव कैनॉट एक्सीड 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एक कंप्लीटेड ईयर के लिए 30 दिन से ज्यादा टोटल लीव में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब उसने काम कितना किया, 20 साल 9 महीने, कह रहा है पहले तो 9 महीना भूल जाओ, कंप्लीटेड ईयर देखो, और 30 दिन से ज्यादा एक साल का लिया नहीं जाएगा, तो 35 दिन है, इग्नोर करिए, 30 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे, तो 30 इंटू 20 600 लीव, 600 लीव टोटल लीव होगा, माइनस लीव अवेल करो 260, ये हो गया अर्न लीव इन डेज। डिवाइड करना होगा 30 से, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई ना इसमें मंथली सैलरी रेट से करते हैं, डिवाइडेड बाई 30। और ये बात समझ में? अब यहां पे देखिए, जब हम 600 माइनस 260 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो अब आएगा कितना, ये 600 माइनस 260 डिवाइडेड बाई 30, ये आ रहा है करीबन 11.33। और याद कीजिए इंप्लॉयर जो पेमेंट दे रहा था वो हो सकता है कितने पे दे रहा था, 15.33 में मल्टीप्लाई करके दे रहा था। तो एग्जेम्पशन जो होगी वो पॉइंट नंबर 1 में क्या हो रही है, कम हो जा रही है। जैसे गवर्नमेंट पूरी एग्जेम्पशन देना भी नहीं चाह रही है आपको, ठीक है, इसीलिए ये कह रही है। गवर्नमेंट क्यों एग्जेम्पशन कम कर रही है, अब आपको समझाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है 30 लीव साल भर में मिलना ये खुद ही बहुत उचित है, उससे भी ज्यादा अगर लीव मिल रही है, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉयर उस एक्स्ट्रा लीव का पैसा दे रहा है, तो ये बड़ा लकी इंसान है, खुद ही बहुत ज्यादा पेमेंट अपने एम्प्लॉयर से पा रहा है, हम लोग थोड़ा टैक्स इससे ले लेते हैं, वसूल लेते हैं। एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते समय जो छूट देगी वो कैलकुलेट करते समय 30 दिन से ज्यादा नहीं मान रही है। बेसिकली गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, आपकी एग्जेम्पशन को थोड़ा कम करना चाह रही है ताकि आपकी थोड़ी सी टैक्सेबल इनकम बन जाए, और उचित भी कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है 30-30 दिन की छुट्टियां, एक्स्ट्रा छुट्टियां साल भर में खुद ही बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा आपको छुट्टी मिल रही है, उसका पैसा मिल रहा है, तो लाओ भाई हमको भी टैक्स दो। क्लियर है बात सबको? तो कैसे कैलकुलेशन हुआ, टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड डिवाइडेड बाई 30 से डिवाइड तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मंथ में वो चाहिए होता है, ताकि क्योंकि हम रेट जो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं वो एवरेज मंथली सैलरी होता है। अब एवरेज मंथली सैलरी का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना होगा। एवरेज पे भी देखिए एक साइन बना हुआ है, उस साइन का मतलब क्या है ये देख लीजिए। देखिए एवरेज पे एक साइन बना हुआ है, दिख रहा है ये वाला साइन, इस साइन का मतलब क्या है, देखिए वो एवरेज को डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? Average of immediately preceding 10 months from the date of retirement. Average of immediately preceding 10 months from the date of retirement. रिटायरमेंट से की डेट से 10 महीने पुराने सैलरी का एवरेज करना है आपको। रिटायर्ड ऑन, रिटायरमेंट की डेट दे रहे हैं, रिटायर्ड ऑन 15/10/2018, ओके, सैलरी टिल 31st August 18 20,000 and salary from 1/9/18 22,000। ये इस दिन हम रिटायर किए हैं, 10 महीने की एवरेज सैलरी
निकालनी है आपको, 10 महीने की एवरेज सैलरी, प्रीसीडिंग 10 मंथ की एवरेज सैलरी उसी रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए एवरेज बदलता कब है, जब सैलरी बदले 10 महीनों में। पिछले 10 महीनों में अगर सैलरी कांस्टेंट थी, जैसे लगातार पिछले 12 महीने से मुझे 20,000 रुपए महीने की सैलरी आ रही है, तो ऐसे केस में एवरेज भी 20,000 आएगा। एवरेज तब बदलेगा जब सैलरी बदलेगी, और हमने यहां सैलरी बदल दी, पिछले 10 महीने के अंदर बीच में सैलरी बदली है। अब 10 महीने का एवरेज निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा। आप ये देख लीजिए कितने महीने आपको 22,000 रुपए मिली है रिटायरमेंट तक, और कितने महीने 20,000 रुपए मिली है। एवरेजिंग कर लीजिएगा। उसके बाद 1 सितंबर से 22,000 की सैलरी हो गई है, तो सितंबर में 22,000 मिली, और 15 दिन अक्टूबर का 22,000 के रेट से सैलरी मिली। ठीक है, यानी 1.5 महीना 22,000 की सैलरी थी, तो 8.5 महीना 20,000 की सैलरी थी। 10 महीने का एवरेज लेना है ना। ठीक है, किस दिन से 10 महीना लेना है ये भी देखो। फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर किया एग्जैक्टली उस दिन से 10 महीना पीछे जाओ, उस दिन से। ठीक है, तो 1.5 महीने मेरी 22,000 रुपए सैलरी थी, सितंबर और आधा अक्टूबर, तो 8.5 महीना 20,000 रुपए की सैलरी थी। तो 20,000 इंटू 8.5 प्लस 22,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई कितना 10। चेक कर लो। दो लाख 3,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 20,300 रुपया। ये होगी एवरेज सैलरी। नोट कीजिए इसको, प्लीज नोट कीजिए इसको। इसलिए नोट कीजिए क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि हर जगह एवरेज ऐसे ही नहीं निकलता है। तो आपको याद आ जाएगा, जब दोबारा एवरेज कभी निकालेंगे तो आपको ये इस एवरेज पे वापस से लाएंगे, इसलिए आपको नोट करा रहे हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए, जहां तक बात रही सैलरी की, तो सैलरी तो तब पता चलेगी मुझे, सैलरी तो तब पता चलेगी मुझे जब मैं सारे कंपोनेंट सैलरी के ऐड कर लूंगा। इनफैक्ट लीव सैलरी में टैक्सेबल पोर्शन क्या है ये पता हो जाएगा, तभी ना टोटल सैलरी पता चलेगी मुझे। तो टोटल सैलरी तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये सैलरी का मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूं कि सैलरी यहां तक इतनी थी, यहां तक इतनी थी। सैलरी में सारे कंपोनेंट को नहीं लेना है। ये कहता है सैलरी में सब 3 चीजों को लीजिए। जब हम लीव इंकैशमेंट की एग्जेम्पशन निकालेंगे, जब लीव इंकैशमेंट की एग्जेम्पशन निकाला जाएगा, तो उसमें जो मंथली सैलरी मल्टीप्लाई की जाएगी, एवरेज मंथली सैलरी, उसमें सैलरी का सारा कंपोनेंट नहीं होगा, बेसिक, डीए, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस सब नहीं होगा, छोटा रेट मल्टीप्लाई होगा एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते समय। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ बेसिक जोड़ना, डीए जोड़ना और कमीशन जोड़ना। क्या क्या जोड़ना है बच्चों, याद करो, बेसिक, डीए और कमीशन। जब आप कमीशन जोड़ोगे तो उसमें भी ध्यान रखना है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला कमीशन जोड़ना है। अगर आपको टर्नओवर पे फिक्स्ड कमीशन, फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन मिलता है तो ही जोड़ना है। मतलब अगर आपको कमीशन ऐसे मिलता है 5,000 रुपया महीना, तो ये नहीं जोड़ना है। अगर आपको ऐसा कमीशन मिलता है 2% ऑन टर्नओवर, 1% ऑन द सेल्स अचीव्ड बाय यू, अब जोड़ना है। वेयर इट इज अ फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर, राइट। मतलब आप कंपनी को जो बिजनेस दे रहे हो उसके बेसिस पे अगर कमीशन है तो जोड़ना है। अगर एक लमसम कमीशन हर महीने मिलता है तो वो नहीं जोड़ना है। बेसिकली फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर कमीशन का मतलब पता है क्या हुआ, वेरिएबल कमीशन। इस कमीशन का मतलब हो गया वेरिएबल कमीशन। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा आपका कमीशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एग्जाम में आपसे पूछता है यू आर गेटिंग फिक्स्ड कमीशन ऑफ 5,000,
यू आर गेटिंग फिक्स्ड कमीशन ऑफ 5000, विल यू ऐड इट? नो, फिक्स्ड परसेंटेज है, फिक्स्ड कमीशन थोड़ी ना अलाउड है। फिक्स्ड परसेंटेज का मतलब होता है वेरिएबल कमीशन, क्योंकि फिक्स परसेंटेज अगर हम लगा देंगे कि 3% आपको टर्नओवर का मिलेगा, तो निश्चित है टर्नओवर के हिसाब से कमीशन वेरी करेगा। ठीक है, अब बच्चे कभी कभी यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, और आप एग्जाम में लिखे आता है फिक्स्ड कमीशन, कहते हैं हाँ हाँ फिक्स्ड ही तो था, फिक्स जैसा कुछ था, चलो जोड़ दो इसको, राइट। तो वेरिएबल कमीशन आपको जोड़ना है, और डीए कितना जोड़ना है? डीए भी पूरा नहीं जोड़ना है, डीए जोड़ना है विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? जब आप जॉब में होते हैं ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस, तो आपको मिलती है सैलरी। जब आप रिटायर कर जाते हैं तो आपको मिलती है पेंशन और दूसरे अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा होती है अकॉर्डिंगली उसकी पेंशन भी उतनी ज्यादा होती है? जैसे 2 इंप्लॉय रिटायर कर रहे हैं, एक की सैलरी 50,000 रुपए थी और दूसरे की सैलरी 20,000 रुपए थी, क्या दोनों को पेंशन बराबर मिलेगा? 2 लोग रिटायर किए हैं आज, एक की सैलरी 50,000 रुपए महीने थी और दूसरे की सैलरी 20,000 रुपए महीने थी, क्या दोनों को पेंशन बराबर मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट। दोनों को पेंशन बराबर कैसे मिल सकता है? दोनों की सैलरी बराबर है ही नहीं, तो पेंशन कैसे बराबर होगा? जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी पेंशन भी ज्यादा होगी, जिसकी सैलरी कम है उसकी पेंशन भी कम होगी। इतनी बात क्लियर है सबको? अब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस जब सैलरी मिलती है तो बेसिक मिलता है, इनको डीए मिलता है, कमीशन वगैरह भी मिलता रहता है, बोनस मिलते रहते हैं, ठीक है, बड़े सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, बड़े सारे परक्यूजिट्स मिलते हैं। अलाउंसेस मतलब पैसा मिलता है बेनिफिट मैनेज करने के लिए, परक्यूजिट मतलब बेनिफिट इन काइंड मिलता है। लेकिन जब एक इंसान रिटायर कर जाता है तो पेंशन जो मिलती है, उस पेंशन में बहुत सारी चीजें नहीं होती, सैलरी में इतनी सारी चीजें होती है। पेंशन में क्या होता है? पेंशन में बेसिक होता है और डीए का, इस डीए का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, सर्टेन परसेंटेज, पूरा भी नहीं, एक सर्टेन परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक है 20,000, डीए है मान लीजिए 10,000, कमीशन इसको मिल गया है 3,000 रुपए, बोनस इसका 2,000 आता है, अलाउंसेस सारे मिला दिया जाए तो 20,000 रुपए के होते हैं, परक्यूजिट भी इसके पास 10,000 रुपए की आती है। तो जब वो जॉब में है तो उसको सैलरी इतनी मिलती है। लेकिन इस इंसान की पेंशन कितनी होगी पता है? बेसिक इसका पूरा पूरा मिलेगा 20,000 रुपया, और डीए का एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा जो भी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड कर रखा है 60%। डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है? डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट इज 60%। जब ये रिटायर करेगा तो इसको 10,000 में से 6,000 रुपए इसको डीए भी मिला करेगा। इसको, इसकी पेंशन जो होगी पता है कितनी होगी? 26,000 रुपए महीना। ठीक है, और जितनी चीजें और इसको मिल रही थी ये रिटायरमेंट पे नहीं मिलेगी। पेंशन में क्या होता है? बेसिक मिल जाता है और डीए का एक सर्टेन परसेंटेज मिल जाता है जैसा कंपनी ने डिसाइड किया है, ठीक है। कुछ कंपनियां होती हैं वो ऐसे बोलती है नथिंग, डीए के लिए बोलती है, डीए में नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट तो यानी ये नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? 20,000 का बेसिक मिलेगा, यही पेंशन होगी, इसकी पेंशन बस 20,000 रुपए होगी। तो कंपनी जो डिसाइड करती है ना वो स्टैंडर्ड रखती है कि मेरे डीए का इतना हिस्सा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में मिलेगा, तो सभी को वैसे ही मिलता है। मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 60% वाला, फिर से वही बात करते हैं, 60% कंपनी ने डिसाइड किया। एक दूसरा एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक है 10,000 रुपया, उसका डीए है 2,000 रुपया, बाकी सब चीज भी मिलता है,
रिटायरमेंट पे उसको पेंशन कितनी मिलेगी, उसको 10,000 रुपये बेसिक का मिल जाएगा और 2,000 का 60%, 2,000 का 60% कितना हो गया, 1,200 रुपया। 1,200 रुपया उसका डीए का मिल जाएगा, 11,200 रुपये उसकी पेंशन होगी। एक बंदा जिसकी सैलरी बेसिक 10,000 रुपए है और डीए 2,000 रुपए है, बाकी और भी बहुत कुछ मिलता है, कंपनी ने डिसाइड किया 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो उसे जो पेंशन मिलेगी 10,000 बेसिक और डीए में से 1,200, कुल मिला के 11,200 रुपए उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने आपको पेंशन निकालने का तरीका बताया, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो बताए, ठीक है। इनकम टैक्स की बात नहीं हुई, या हम आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे थे कि मार्केट में क्या होता है। अब यहां पे क्या कह रहा है, ये क्यों हमने बताया, अब उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मैं आपको ये लाइन समझाना चाहता था। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज मंथली सैलरी से, तो सैलरी में बस 3 चीज ही कंसिडर करना, बेसिक ले लेना, डीए पूरा मत लेना, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला बस लेना, और क्या ले लेना, कमीशन ले लेना इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। क्लियर हो रही है बात सबको? तो सैलरी में सारे आइटम नहीं लेंगे, जब एवरेज मंथली सैलरी हम करेंगे, एवरेज मंथली सैलरी करेंगे, यानी ये जो 20,000 और 22,000 रुपए ये मैं आपको बता रहा था, इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली एंड ओनली, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स बेसिक, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, ठीक है, और कमीशन। कौन सा कमीशन, परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला। देख लीजिए क्या क्या है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला है अर्न ऑन लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, बच्चों याद करना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। नंबर 1 बोलिए, अर्न ऑन लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, अर्न ऑन लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। अर्न ऑन लीव का मतलब क्या होता है, टोटल लीव माइनस लीव अवेट, टोटल लीव माइनस लीव अवेट। और टोटल लीव निकालते समय यहां पे अगर साल भर में 30 लीव से ज्यादा दिया जाता है ना, तो 30 लीव के हिसाब से ही टोटल लीव निकाली जाएगी और कंप्लीटेड ईयर्स के लिए निकालेंगे। मान लीजिए 12 साल 11 महीने एम्प्लॉय ने काम किए हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 12 साल का ही मल्टीप्लाई करेंगे लीव, टोटल लीव निकालने के लिए। तो 11 महीने और काम किया है, ये नहीं कंसिडर करेंगे। जबकि एम्प्लॉयर तो बिल्कुल एक वो ऐसे ही बोलेगा कि अच्छा 12 तुमको 12 महीने में हम 36 छुट्टियां देते थे, तो चलो 11 महीने काम किए हो तो 33 छुट्टियां मान लेते हैं तुम्हारी, 33 हॉलीडेज। एम्प्लॉयर तो देगा, और अगर एम्प्लॉय अवेल नहीं किया तो उसके पैसे भी देगा। तो एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन तो एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है, वो कैसे कैलकुलेट करता है, इज इमटेरियल। जो भी कैलकुलेशन होगी वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होगी, आपको फाइनल अमाउंट दिया होगा कि एम्प्लॉयर ने इतने पैसे दिए हैं। आपको जो कैलकुलेट करना होगा वो क्या कैलकुलेट करना होगा कि उसमें से एग्जेम्पशन कितनी है। दूसरा है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी अभी ऊपर निकाले ही थे, उसको 10 में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट देने के मूड में नहीं है, ठीक है। और बेसिकली इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा वही ना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, तो यानी कुल मिला के 10 महीने से ज्यादा का आपको देने की इच्छुक भी नहीं है गवर्नमेंट एग्जेम्पशन। 3 लाख लेस द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर, 3 लाख लेस द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर। पहले बस इतना समझिए, 3 लाख गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा रखी है, इसे कहा जाता है मैक्सिमम सीलिंग, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम सीलिंग। मैक्सिमम सीलिंग है 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए से ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। लेस अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक एम्प्लॉय को लाइफ टाइम में 3 लाख रुपए से ज्यादा लीव सैलरी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम में। अगर मान लीजिए मैंने पहले भी किसी कंपनी से मैं रिटायर किया, वहां भी मुझे लीव सैलरी मिली और ऑलरेडी उस लीव सैलरी में से मैंने 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करा लिया था, तो इस बार की जो लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट, वो 3 लाख रुपए की नहीं होगी, वो 2 लाख रुपए होगी, क्योंकि 3 लाख रुपए लाइफ टाइम में हम आपको इससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं देंगे।
तो ऑलरेडी अगर मैंने लीव सैलरी का एग्जेम्पशन क्लेम कर रखा है, लीव सैलरी का एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम कब कर रखे होगे, तो तब कर रखे होगे जब पहले भी कहीं नौकरी कर रहे होगे, पहले भी कहीं नौकरी कर रहे होगे तो आपने लीव सैलरी की एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी होगी। ठीक है, पहले भी कहीं नौकरी किए थे, वहां से रिटायर किए थे, लीव सैलरी मिला था, इतनी सारी बात हुई होगी, तब ना लीव सैलरी को क्या किए होगे, एग्जेम्प्ट कराए होगे। अगर लीव सैलरी को आपने पहले एग्जेम्प्ट कराया था तो आपको क्या करना होगा ऐसे केस में, इस बार की जो 3 लाख की लिमिट है उसमें से पहले वाला एग्जेम्पशन जो भी आपने अवेल किया था वो लेस कर दीजिए लिमिट से। यानी अगर पहले 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन हम ऑलरेडी क्लेम कर रखे हैं तो इस बार की लिमिट 2 लाख रुपए की रहेगी। और चौथा है लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। रिपीटिंग अगेन ऑल द 4 पॉइंट्स। नंबर 1, unearned leave into average monthly salary. Number 2, 10 into average monthly salary. Third, maximum ceiling 3 lakh rupees less the amount exempted earlier. चौथा, leave encashment actually received. ठीक है यहां तक। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक नोट देखते हैं, इसके नीचे क्या है, लीव एनकैशमेंट रिसीव बाय लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, रिटायरमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो जितना भी लीव सैलरी का पैसा बचा था वो उसके लीगल हेयर को मिलेगा और लीगल हेयर के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लीगल हेयर का मतलब कौन हो गया, इधर वाइफ और बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रंस, जिनको भी ये पैसा मिलेगा उनके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा। Illustration 2. Mr. H was employed by Elite Limited up to March 15, 1999. At the time of leaving Elite Limited, Mr. H was employed by Elite Limited up to March 15, 1999. At the time of leaving Elite Limited, he was paid 3,50,000 as leave salary, out of which 72,000 was exempt from tax under section 10(10)(a)(2). कहता है कि मिस्टर एच वॉज एम्प्लॉयड बाई एलिट लिमिटेड अप टू मार्च 15, 1999। अब एक बात बताइए, वो 1999 तक एलिट लिमिटेड में काम करता था कि पहले पुरानी वाली कंपनी में काम करता था, ये बात बताने की क्या आवश्यकता है। कह रहा है एट द टाइम ऑफ लिविंग एलिट लिमिटेड ही वॉज पेड 3,50,000 एज लीव सैलरी, और उसको उस समय 1999 में 3,50,000 की लीव सैलरी मिली थी। आर वी कंसर्न विथ ऑल दीज थिंग्स? Or do we need to calculate income only of the previous year 18-19? We are concerned only with the income of previous year 18-19. 18-19 में जो मिला हमें उससे मतलब है, हमें क्या मतलब कि 1999 में क्या पैसा आया था। He was paid 3,50,000 as leave salary, out of which 72,000 was exempt, जिसमें से 72,000 रुपए 72,000 exempt हो गया था। तो समझ में आ रहा है क्यों इतनी कहानी बता रहा था कि 1999 में आपको लीव सैलरी मिली, उसमें से 72,000 एग्जेम्प्ट हो गया। इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बार की लिमिट 3 लाख नहीं रहेगी, अब आपकी लीव एनकैशमेंट 72,000 का ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है, तो इस बार की जो लिमिट होगी वो 2,28,000 होगी। 72,000 ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कराया जा चुका है। Thereafter, he joined XYZ Private Limited and received 5,250,000 as leave salary at the time of retirement on January 31st, 2018. अब ये डेट पे ध्यान दीजिए, ये डेट कौन से ईयर में फॉल कर रही है, 18-19 प्रीवियस ईयर। अब हमें 18-19 प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करनी भी है। कितनी लीव सैलरी मिली है, 5,250,000 रुपीज। मैंने आपको बताया था ना कि एम्प्लॉयर कितना पैसा दे रहा है वो तो खुद ही बताएगा। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टैक्सेबल लीव सैलरी कितनी होगी ये बताना है आपको। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ वाज 28,000। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 28,000। एवरेज सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द 10 मंथ एंडिंग ऑन December 31st, 2018। दिसंबर 31 को रिटायर कर रहा है, पुराने 10 महीने की सैलरी बताई जा रही है आपको। मार्च से लेके जुलाई हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीना। अगस्त से दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना। 5 महीने की सैलरी 27,000 थी और फिर 5 महीने की सैलरी 27,500 थी। अगर पिछले 10 महीनों की लगातार सैलरी 27,000 ही रहती तो एवरेज भी कितना आता, 27,000।
5 महीने की 27,000 है, 5 महीने की 27,500 है, तो एवरेज जो आएगा वो 27,250 रुपए आ जाएगा 10 महीने का एवरेज। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 14 साल 8 महीने। लीव इंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, 14 साल 8 महीने काम किया है। लीव इंटाइटलमेंट हर साल के लिए कितनी होती थी? 44 डेज। देखिए कितना नसीब वाला है, इसको एम्प्लॉय 44 दिन की छुट्टियां देता है साल भर में, ठीक है। लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस का मतलब हो गया दो चीजें, लीव टेकन भी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और लीव इंकैशमेंट भी यहां पे आ जाएगा। ये भी जितना ले चुका है 80 दिन का ऑलरेडी वो ले चुका है, ठीक है। लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कितनी लीव बची हुई है? लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है अनअवेल्ड लीव। क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो एम्प्लॉयर जैसे कैलकुलेशन कर रहा है वो दी होती है, ठीक है। इनकम टैक्स के प्रोविजन आपको अप्लाई करने, वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ये तो जो भी लीव अवेल्ड अनअवेल्ड लीव ये एम्प्लॉयर के हिसाब से सब चल रहा है। अनअवेल्ड लीव एम्प्लॉयर के हिसाब से कितना है? लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो कह रहा है 14 साल 8 महीने उसने काम किए, तो एम्प्लॉयर कैलकुलेट कर रहा है 14 साल पे ही। क्या वो 14 साल 8 महीने पे भी कैलकुलेट कर सकता था? हाँ, वो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था। 14.66, 8 महीने का मतलब कितना होता है? 0.66 ईयर। 8 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, 0.66 ईयर आएगा। इस पे भी कैलकुलेट कर सकता था, कर नहीं रहा है, हटा दीजिए इसको। लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 14 इंटू 44, 14 इंटू 44 भाई 14 साल काम किए, 44 छुट्टियां एक साल में, तो 14 इंटू 44 माइनस 80 छुट्टियां वो ले चुका है, तो ठीक है कैलकुलेशन 14 इंटू 44 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 30 क्यों किया गया है? क्योंकि मंथ में चाहिए, तो 17.866 आया। अब उसको पेमेंट कैसे कर रहा है? वो 28,000 रुपए के रेट से कर रहा है, पिछले 10 महीने के एवरेज से नहीं कर रहा है। और भाई इंप्लॉयर की मर्जी, जिस रेट से चाहे उस रेट से कर ले, 28,000 रुपए के रेट से कर रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 28,000, जबकि रिटायरमेंट उसकी 31 दिसंबर को ही है और उस दिन तक सैलरी इसकी 27,000, 31 दिसंबर को ही है, उस दिन तक की सैलरी 27,500 ही थी। ये 28,000 का क्या मतलब है? हमको तो दिख ही रहा है 31 दिसंबर को रिटायर किया और उस दिन सैलरी कितनी थी? 27,500। लेकिन कह रहा है ये सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 28,000। व्हाट डज इट मीन? सैलरी एट द रिटायरमेंट तक की सैलरी 27,500 दिया हुआ है, उसके बाद भी कह रहा है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 28,000 थी। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट के समय 28,000 रुपए की सैलरी होने का मतलब कि अगर वो अभी रिटायर ना किया होता तो अब 28,000 मिलना शुरू हो जाता। दिसंबर तक तो 27,500 था, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 28,000 हो जाने का मतलब यह है कि अगर 1 जनवरी को वो काम करता, इसके बाद अब काम करता, तो 28,000 रुपए के हिसाब से सैलरी मिलती। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो 28,000 रुपए के हिसाब से पेमेंट भी कर रहा है, पिछले 10 महीने के एवरेज से नहीं कर रहा है, 28,000 के हिसाब से पेमेंट कर रहा है 17.866 मंथ का। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आ जा रहा है इसका 5,250,000 रुपीज जो इसने पे कर दिया। अब हमको निकालना है इसमें से एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो कॉपी में किया जाए इसको। आइए आप भी सॉल्यूशन बुक का मत देखिए, मेरे साथ साथ कॉपी में कैलकुलेट कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। आंसर 2 इलस्ट्रेशन का हेडिंग दे दीजिए लीव सैलरी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। नंबर 1 unearned leave into average
मंथली सैलरी। ठीक है, 2 लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन करने की जगह छोड़ेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। पहले पूरा लॉ लिख लिया जाता है और फिर उसके बाद कैलकुलेशन को फीड किया जाता है जगह जगह पे। अर्न लीव इंटू एवरेज मंथली सैलरी, तो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 2 लाइन छोड़ के तीसरा लिखिए, मैक्सिमम सीलिंग, फिर 2 लाइन छोड़िए और चौथी बात लिखिए, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद 4 लाइन छोड़िए और हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट्स। देख लीजिए कैसे करना है एक बार ठीक से। पहले 4 पॉइंट लिखेंगे आप, दो लाइन बीच में गैप करेंगे, आखिरी के बाद 4 लाइन का डिफरेंस दे देंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग एग्जेम्प्ट अप की लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, एग्जेम्प्ट कितना हुआ, टैक्सेबल कितना हुआ, ये सब लिखेंगे, इसलिए 4 लाइन की जगह है। फिर वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्न लीव का कैलकुलेशन। ठीक है, WN1 वर्किंग नोट 1, अर्न लीव। अर्न लीव का फॉर्मूला है टोटल लीव, पूरा लिखते हुए माइनस लीव अवेल्ड डिवाइडेड बाई 30। व्हाट इज टोटल लीव? टोटल लीव जो होता है वो 30 दिन से ज्यादा साल भर का नहीं लिया जाएगा और हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 30 दिन लिया जाएगा। तो 14 साल 8 महीने है, लेकिन लिया जाएगा सिर्फ 14 साल के लिए। 14 इंटू 30 माइनस लीव अवेल्ड 80 डिवाइडेड बाई 30। 420 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 30, 11.3333, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये अनअर्न्ड लीव हो गया। अब क्या निकालना है? एवरेज मंथली सैलरी निकालना है। ये देखिए एवरेज मंथली सैलरी। दूसरा वर्किंग नोट बना लीजिए एवरेज मंथली सैलरी के लिए, वर्किंग नोट 2, एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी क्या है? एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकलेगा? 10 महीने की एवरेज कर लेनी है। ठीक है, तो 5 महीने का 27,000 रुपया था और 5 महीने का 27,500 था। ठीक है, यही हो रहा था ना। तो 27,000 इंटू 5 प्लस 27,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 27,250। लिख लिया सबने वर्किंग नोट? करिए तब। अब यहाँ पे लिखिए 11.3333 इंटू 27,250। करिए कैलकुलेटर पे। अच्छा, कैलकुलेटर पे जब 33 लिखेंगे ना, 11.3333, तो आखिरी तक भर दीजिएगा, क्योंकि आप याद कीजिए ये ऐसे नहीं आ रहा था 11.4 बार 3 बस, पूरा फुल कैलकुलेटर भरा हुआ था 0.3333 से। तो बिल्कुल वैसे ही लिख के इंटू 27,250 कर दीजिए ताकि एग्जैक्ट फिगर आए। 3,08,833 आ रहा है, 3,08,833। दूसरा 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, तो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, तो ये ऊपर निकाले ही हो, 27,250 फिर से डाल दो, ये हो जाएगा 2,72,500। मैक्सिमम सीलिंग 3 लाख रुपया, लेकिन लेस अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर होता है। एग्जेम्प्टेड अर्लियर कितना था? 72,000 पहले एग्जेम्प्ट हो चुका था।
बेसिकली ये जो 3 लाख की मैक्सिमम सीलिंग है, ये लाइफ टाइम सीलिंग होती है एक एम्प्लॉय के लिए। आप अपने जीवन भर में 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन लीव सैलरी के नाम पे ले सकते हो। लीव सैलरी के नाम पे ले सकते हो एग्जेम्पशन। कहां से एग्जेम्पशन मिलती है? ये एग्जेम्पशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस वाले में से मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो तो आपको चाहे जितनी भी लीव सैलरी मिल जाए पूरी एग्जेम्प्ट है, ये उनके लिए कहानी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी जो मिलती है ऑन रिटायरमेंट या आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस कह लीजिए, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। ये आ रहा है 2,28,000 और लीव इंकेशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड है 5,250,000 रुपया। लिस्ट ऑफ द अबव क्या हो गया? 228 हो गया ना। तो इसमें से जो सबसे कम हो गया वो 228 हो गया। लिस्ट ऑफ ऑल अबव बीइंग एग्जेम्प्ट, list of all above is rupee 2,28,000 being exempt. Taxable leave salary is equal to 2,28,000. Taxable leave salary is equal to 5,250,000। 2,28,000 एग्जेम्प्ट हो गया। मिला कितना था? 5,250,000 रुपए। तो घटा दीजिए कितने पे टैक्स लगेगा? 5,250,000 माइनस 2,28,000। $272,250। देख लीजिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट ओके? चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट पे सैलरी के। अच्छा, कोई कंपोनेंट नहीं है, दो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं पहले अभी, फोरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब ये है कि सैलरी ड्यू हो गई है और जब आपको रिसीव होने का दिन आया तो आप कह रहे हो अपने एम्प्लॉयर से मुझे सैलरी नहीं लेनी, मैं पैसे से काम नहीं करता हूं। बात समझिएगा, अगस्त महीने की सैलरी एम्प्लॉयर ड्यू कराता है अगस्त की आखिरी डेट को और वो पे करता है 5 सितंबर को। अगस्त की सैलरी अगस्त की आखिरी तारीख को एम्प्लॉयर ने ड्यू भी करा दी, आपकी एंट्री भी मार दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। 5 सितंबर को जब एम्प्लॉयर आपको चेक दे रहा है सैलरी की तो आप कह रहे हो मैं सैलरी की चेक नहीं लूंगा, मैं बिना पैसे के काम करूंगा। इसे कहा जाता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी तो उसे कहते हैं जब जॉब ज्वाइन करने के समय ही आप बोल दिए थे कि मैं सैलरी के बिना काम करूंगा, ये होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। फिर से रिपीट करता हूं, बस सैलरी जब मिल रही है तो मना आप कर रहे हैं, जब सैलरी मिल रही है तो मना कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। जब सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव होते समय आप मना कर दिए तो इट इज कॉल्ड फोरगोइंग ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है सैलरी पहले से ही छोड़ चुके हो, तो मतलब जब जॉब ज्वाइन किए थे तभी कह दिए थे मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं बिना पैसे के काम करूंगा, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ सैलरी। आपने सुना भी होगा कभी कभार कि ये फलाना आईएएस ऑफिसर है, वो कहता है मैं भारत की सेवा करने के लिए, ठीक है, भारत माँ की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और आप देखेंगे वो सैलरी नहीं उठाते। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ इस तरीके का आपको पास्ट में भी सुनने को मिला होगा। ठीक है,
तो उसे कहा जाता है सरेंडर ऑफ सैलरी। अब दोनों केसेस में बात करते हैं, अगर आपने सैलरी सरेंडर कर दिया तो क्या सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी? ऑब्वियसली नॉट। अरे सैलरी सरेंडर कर दी है, ना सैलरी ड्यू होती है ना रिसीव होती है हमको, तो क्यों टैक्सेबल हो जाएगी? तो कोई सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगी। अच्छा, अगर फोरगोइंग ऑफ सैलरी होता है तो क्या सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी? हमने सैलरी फोरगो कर दी, क्या सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि सैलरी ड्यू हो गई थी, आपने रिसीव नहीं की। और सैलरी टैक्सेबल कब होती है? ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू हो गई, अब भले मत रिसीव कीजिए, सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात सबको? तो सैलरी ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर पे टैक्सेबल होती है। इसी कारण से फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि उस केस में ड्यू तो हो ही चुका है, बस आपने रिसीव नहीं किया। waiver by an employee of his salary is foregoing of salary once salary accrues, subsequent waiver does not absolve him from the liability to pay income tax। कह रहा है कि सैलरी एक बार एक्रू हो गई, आप बाद में वेव कर देते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपकी लायबिलिटी इनकम टैक्स की खत्म नहीं होगी, यानी फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल रहेगा। सरेंडर ऑफ सैलरी ये नॉट टैक्सेबल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई आप तो पहले ही मना कर दी ना, मैं सैलरी लूंगा ही नहीं, तो सैलरी ड्यू भी नहीं ना होती है आपकी। If any employee surrenders his salary to the central government under the voluntary surrender of salaries exemption from tax in Taxation Act 1961, the surrendered salary would not be included in computing his taxable income, whether he is a private or public sector or government employee। सभी केसेस में ये पॉसिबल है, आपकी टैक्सेबल इनकम में सरेंडर्ड सैलरी जोड़ी भी नहीं जाएगी, चाहे प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉई हो, पब्लिक कंपनी हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी आइए समझाते हैं आपको ग्रेच्युटी क्या चीज है। हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है ग्रेच्युटी एक्ट, और ये कानून क्या कहता है कि अगर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉई हैं, तो उस एंटिटी को, उस एस्टेब्लिशमेंट को अपने एम्प्लॉय को रिटायर करते समय ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। क्या बोलता है कानून? फिर से बताइएगा। ऑल दोज एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉइज, जिन भी एस्टेब्लिशमेंट में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉइज हैं, उन कंपनियों को, उन एस्टेब्लिशमेंट्स को अपने एम्प्लॉय के रिटायर करते समय उन्हें ग्रेच्युटी देनी होगी। ये कहता है ग्रेच्युटी एक्ट। अब एक बात बताइए, मेरे यहां अगर मान लीजिए 15 एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, मैं ग्रेच्युटी नहीं दे रहा हूं, इलीगल है कि नहीं है? इलीगल है, गलत है ये, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, मेरे यहां सिर्फ 5 एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, मैं उसे ग्रेच्युटी दे रहा हूं, मेरे ऊपर कानून नहीं है। कानून तो ये कहता है 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो ग्रेच्युटी देना है। मेरे यहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, 5 ही एम्प्लॉय है, फिर भी एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, मैं ग्रेच्युटी दे रहा हूं, उसे दे सकता हूं कि नहीं? कानून में लिखा है 10 से ज्यादा वाले एम्प्लॉय, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तभी ग्रेच्युटी देना है। मेरे पास तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेच्युटी दे रहा हूं अपने एम्प्लॉयज को, दे सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल दीजिए, शौक से दीजिए। दुनिया का कोई कानून आपको मना थोड़ी ना कर सकता है कोई पेमेंट करने से एम्प्लॉय को। जब कानून ये कहता है कि आपको देना है एम्प्लॉय को, तब तो देना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। जब कानून नहीं कहता है देने को, तो भी देने का मन है तो दे लीजिए, मन से तो आप कुछ भी दे सकते हो। समझ में आई कि नहीं बात? तो देखिए, ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रेच्युटी एक्ट मेरे ऊपर नहीं लगता है, फिर भी हम ग्रेच्युटी दे रहे हैं, ठीक है। और ग्रेच्युटी एक्ट लगता होगा मेरे ऊपर, तब तो मेरी मजबूरी है भाई, देना ही पड़ेगा ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को। अब ये जो ग्रेच्युटी एम्प्लॉयज को मिलती है, उनके हाथ में क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, यही देखने जा रहे हैं। अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो बड़ी सुंदर बात है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अगर ये अदर एम्प्लॉय को मिलता है, मतलब कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो हमें चेक करना होगा कि वो, ये चेक करना होगा कि क्या एम्प्लॉय कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट था, मतलब जिसे ग्रेच्युटी एक्ट की पेमेंट मिली है, क्या एम्प्लॉयर बाउंड था उसे देने के लिए या फिर अपनी मर्जी से दिया है, ठीक है। कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली है और मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि एम्प्लॉयर बाउंड था।
दूसरा है नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली है जबकि एम्प्लॉयर बाउंड नहीं था, ही वॉज नॉट लायबल टू पे ग्रेच्युटी, स्टिल ही हैज गिवन ग्रेच्युटी। ठीक है, ये मतलब है नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का। दोनों ही केसेस में आपको बताया गया है कि 3 पॉइंट कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से नसीब वाला कौन? वो इंप्लॉय जिसको ग्रेच्युटी मिलनी थी और मिली, या वो इंप्लॉय जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिलनी थी फिर भी मिल गई? भाई नसीब वाला तो वही है जिसको नहीं मिलनी थी फिर भी मिल गई, जिसको मिलनी थी उसे मिली है, तो इसमें नसीब वाली कौन सी बात है? जिसको नहीं मिलनी थी ग्रेच्युटी उसे भी मिल गई, ये नसीब वाली बात है। गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि इस नसीब वाले से थोड़ा सा ज्यादा टैक्स ले लो, इससे थोड़ा ज्यादा टैक्स ले लो, क्योंकि देखो ये तो छप्पर फाड़ के कमा रहा है, इसको तो ग्रेच्युटी नहीं मिलनी थी तब भी इंप्लॉयर इसका देखो कितना दयालु है, इसको दे दिया है ग्रेच्युटी। एक काम करो, इससे थोड़ा ज्यादा टैक्स ले लो, ठीक है, इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तो वो पैसा मिला है जो नहीं मिलना था। कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है, यानी उसको तो ग्रेच्युटी मिलनी थी और मिली है, तो गवर्नमेंट वहां पे लॉजिकल टैक्स लेगी, लॉजिकल कम लेगी। ठीक है, या हो सकता है ना भी ले। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। क्या एग्जेम्प्ट है ये पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द पेमेंट इज कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, जिन लोगों को ग्रेच्युटी एक्ट के तहत पेमेंट मिली है, कानून के तहत पेमेंट मिली है, उनके में एग्जेम्पशन क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी लीजिए। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब एवरेज नहीं करना है, जो आखिरी सैलरी ड्रॉ की है एम्प्लॉय ने, ठीक है, जब भी वो रिटायर किया तो जो आखिरी तनख्वाह उठाया था, ठीक है, वो इनटू 15/26। 15/26 का मतलब होता है बेसिकली आधा महीना, आधे महीने की सैलरी। 26 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि महीने में 4 तो संडे ही हो जाते हैं, तो वर्किंग डे तो 26 ही होता है। ठीक है, तो लास्ट ऑन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। और राउंडिंग ऑफ कैसे होती है? 6 महीने से, देखिए आपको दिखाते हैं, 6 महीने तक अगर होगा तो वो पीछे की तरफ जाएगा। 20 साल 6 महीने का मतलब 20 साल, 20 साल 6 महीना 1 दिन का मतलब 21 साल। 6 महीने से ज्यादा होगा तो आगे बढ़ा दीजिए, 6 महीना या 6 महीने से कम होगा तो पीछे कर दीजिए। बेसिकली 6 महीने का मतलब होता है आधा साल, और जनरली हम लोग आधा अगर होता है ना, कोई भी चीज 0.5 होता है, याद कीजिए, तो हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है 6 महीने का मतलब होता है 0.5 ईयर, लेकिन 0.5 ईयर को नीचे ही दबाया जाता है। और ये जो सिस्टम है ईयर को राउंड ऑफ करने का, ये पूरे इनकम टैक्स में ऐसे ही चलेगा। तो आपको बार बार इनकम टैक्स में हम बताएंगे नहीं, राउंडिंग ऑफ जहां जहां भी आएगी ईयर की, हम आपको कहेंगे कि सेम जो पहले सीखा है वही करना है। कि अगर मान लीजिए 15 साल 4 महीने हैं तो उसको लिया जाएगा 15 साल, 15 साल 8 महीने हैं तो लिया जाएगा उसको 16 साल, 15 साल 6 महीने हैं तो 15 साल, लेकिन 15 साल 6 महीने 2 दिन है तो इसको कितना लिया जाएगा? 16 साल। तो लास्ट ऑन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। दूसरा है 20 लाख की लिमिट, 20 लाख रुपए की लिमिट। और तीसरा है अमाउंट एक्चुअली रिसीव। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिमिट है, 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है, क्योंकि तीनों में से जो लोअर है, अगर तीनों में से लोअर 20 लाख रुपए है तो 20 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। तीसरा है अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो एक बार याद करते हैं, अगर पेमेंट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। नंबर 1 लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। सेकेंड क्या है? सेकेंड 20 लाख रुपया मैक्सिमम सीलिंग। और तीसरा क्या है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। लास्ट ऑन सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है? क्योंकि सैलरी तो तब तक पूरी नहीं निकल सकती है जब तक सैलरी का सारा कंपोनेंट ना पता हो। हम तो खुद ही ग्रेच्युटी अभी निकाल रहे हैं, यानी अभी सारे कंपोनेंट रेडी कहां है सैलरी के। तो यहां सैलरी की स्पेसिफिक मीनिंग है कि सैलरी का मतलब बस कुछ चीजें ही ऐड करनी है कैलकुलेट करते समय। ये सैलरी पे एक सिंगल स्टार बना हुआ था, इस सैलरी का मतलब है बेसिक ले लो पूरा और डीए भी पूरा ले लो।
याद आ रहा है, लीव सैलरी के समय हम लोग 3 चीज ले रहे थे सैलरी में। क्या क्या ले रहे थे? बेसिक ले रहे थे, डीए सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ले रहे थे, और कमीशन ले रहे थे इफ इट इज परसेंटेज ऑन टर्नओवर। यहां पे बेसिक लेना है और डीए पूरा लेना है। राउंडिंग ऑफ का मतलब समझ ही गए। अब आइए लिस्ट ऑफ द नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या एग्जेम्पशन मिलती है। नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। इसमें पहला पॉइंट है एवरेज मंथली सैलरी। यहां पे एवरेज लेना है मंथली सैलरी का, इंटू 15/30 करना है, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखिए यहां लास्ट ड्रॉन सैलरी किया, यहां पे एवरेज कर दिया, बात वही है बस, सैलरी यहां भी लिया, सैलरी यहां भी लिया। यहां 15/26 किया, यहां 15/30 कर दिया। ये भी 15/26 करो तो भी मोटा मोटी कहा जाता है आधे महीने की सैलरी। 15/30 भी आधे महीने की सैलरी है। बेसिकली जब 26 करते हैं तो वर्किंग डेज के हिसाब से ले रहे हैं, और यहाँ 30 जब करते हैं तो टोटल डेज के हिसाब से ले रहे हैं, बस यही मतलब है। यहाँ भी ईयर ऑफ सर्विस लिए हैं, यहां भी लिए हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, यहाँ कंप्लीटेड ये लिए हैं, यहाँ राउंड ऑफ कर दिए हैं। ये एग्जेम्पशन के लिए अमाउंट है। ये सब अमाउंट जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा एग्जेम्पशन होगी। ये अमाउंट जितने छोटे होते हैं ना उतनी एग्जेम्पशन कम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट यहां पे आपकी एग्जेम्पशन को थोड़ा सा छोटा कराना चाह रही है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा करा दे रही है बहाने से। यहां पे लास्ट ड्रॉन सैलरी ले रही थी गवर्नमेंट, यहां एवरेज कर दी। एक बात बताइए, लास्ट ड्रॉन सैलरी ज्यादा होता है कि एवरेज ज्यादा होता है? हमेशा लास्ट सैलरी ज्यादा होगी। एवरेज अगर आप करेंगे, पुरानी सैलरी नई सैलरी की एवरेजिंग करेंगे तो निश्चित है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले सैलरी कम होती है बाद में बढ़ते जाती है। सैलरी उल्टा नहीं होता, धीरे धीरे कम होते जा रही है, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे बढ़ते जा रही है इसका मतलब पहले कम फिर ज्यादा, तो बीच का आएगा एवरेज। और लास्ट ड्रॉन सैलरी तो एकदम ज्यादा वाला पकड़ लिए ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट फिर यानी यहां पे कम आएगा फिगर, और ये लास्ट ड्रॉन सैलरी ज्यादा हो जाएगा। 15/26 जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो फिगर बड़ी रहेगी, 30 से डिवाइड करेंगे तो फिगर छोटी हो जाएगी। हम छोटा ही तो करना चाह रहे हैं। लास्ट ड्रॉन की जगह एवरेज करके थोड़ा छोटा कर दिए, फिर 26 से डिवाइड करने की जगह 30 से डिवाइड करके थोड़ा और छोटा कर दिए एग्जेम्पशन को, और राउंडिंग ऑफ मना कर दिए, सिर्फ कंप्लीटेड ये ले रहे हैं। यहां पे तो क्या होगा, 20 साल 6 महीना 1 दिन पे 21 साल हो जाएगा, या 20 साल 6 महीना 1 दिन पे भी क्या होगा, यहां पे 20 ही साल रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो राउंडिंग ऑफ ना अलाउ करके फिर अमाउंट को थोड़ा सा छोटा कर दिए। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट में बेसिकली आप प्रयास कर रहे हो कि किसी न किसी बहाने से अमाउंट को थोड़ा सा छोटा कर दे। तो एक बार याद करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मुझे याद तो रहता है लेकिन बस यही भूल जाते हैं कि 15/26 यहां था कि 15/30 यहां था। ठीक है, लास्ट ड्रॉन था कि एवरेज था। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में जो भी चीज आपके हिसाब से बड़ी फिगर लाएगी वो है, और नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में जो आपके हिसाब से छोटी फिगर लाएगी वो है। कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में लास्ट ड्रॉन सैलरी, नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में एवरेज सैलरी। ठीक है, कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में इंटू 15/26, नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में इंटू 15/30। डिवाइड बड़े से कर दो ताकि छोटा हो जाए फिगर। कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, एंड नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। दोनों ही केस में 20-20 लाख रुपए फिर द ओवरऑल सीलिंग एंड द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। यहां पे आप देखेंगे सैलरी पे डबल स्टार बनाया है, एवरेज पे भी एक साइन बनाया है, तो सबका मतलब समझते जाएं, एवरेज का मतलब क्या और यहां सैलरी का मतलब क्या। डबल स्टार सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीए सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। बेसिकली यही वाली सैलरी की डेफिनेशन थी कहां पे, याद आ रहा है, लीव सैलरी में। लीव सैलरी में भी यही सैलरी मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग।
लीव सैलरी में था ना, अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, तो एवरेज मंथली सैलरी में यही तो सैलरी मल्टीप्लाई कर रहे थे, बेसिक ले रहे थे, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। ठीक है, परेशानी हो रही है कि नहीं? हर जगह सैलरी की एक कंपोनेंट में एग्जेम्पशन निकालने के लिए सैलरी की डेफिनेशन हर जगह बदलते जा रही है, हर कंपोनेंट की एग्जेम्पशन के लिए सैलरी की डेफिनेशन ही बदल जा रही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब कि कहां पे सैलरी का मतलब क्या है। अच्छा, अब एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच रिटायरमेंट टुक प्लेस। एवरेज का मतलब है 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच रिटायरमेंट टुक प्लेस। जिस महीने में रिटायरमेंट हुआ उससे पुराने 10 महीने का एवरेज। जबकि लीव इंकैशमेंट में ऐसा नहीं था, लीव इंकैशमेंट में बोलता था 10 महीने का एवरेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर हुए वहां से 10 महीने का एवरेज। और ये कहता है जिस महीने में रिटायर हुए उससे पुराने 10 महीने का एवरेज। जब रिटायर हुए हो, जिस महीने में रिटायर हुए हो उससे पुराने 10 महीने का एवरेज। आइए आपको समझाएं। अगर यही मुझे एवरेज निकालना हो ग्रेच्युटी के लिए, ग्रेच्युटी वेयर द पेमेंट इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, तो एवरेज कैसे निकलेगा? ग्रेच्युटी के लिए अगर यही एवरेज निकालना हो, नॉट कवर्ड वाले में, कैसे निकलेगा? जिस महीने में रिटायरमेंट हुई है, रिटायरमेंट अक्टूबर में हुई है, उससे पुराने 10 महीने का, यानी सितंबर और उससे पहले का लेना है। ठीक है, तो सितंबर एक महीने की सैलरी 22,000 प्लस 20,000 की सैलरी 9 महीने की लेंगे, क्योंकि यहां पे क्या कर रहे थे, 20,000 8.5 महीने ले रहे थे और ये 1.5 महीने ले रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट के दिन से 10 महीने का एवरेज लेना था। यहां जिस महीने में रिटायर हुआ है उससे पुराने 10 महीने का एवरेज लेना है, तो ये ऐसे निकलेगा 22,000 इंटू 1, क्योंकि जिस महीने में रिटायर हुआ अक्टूबर, वो उसकी सैलरी कंसिडर नहीं करनी है एवरेज में। जोर तो नहीं पड़ रहा है दिमाग पे? अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि अगर अभी जोर पड़ रहा है ना दिमाग पे, तो आपको पता नहीं है कि आगे आपको क्या क्या दिन देखने बाकी हैं। अभी तो इनकम टैक्स शुरू हुआ है। ठीक है, जो बोलते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस अभी वही हाल है। अभी तो शुरुआत है बस। अभी अगर दर्द हो गया दिमाग में तो न जाने, आप ये सोचिए कि कैसे झेलेंगे आप पूरे इनकम टैक्स को। अभी तो सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, बड़ी सिंपल बातें हैं। जोर तो दिमाग में तब पड़ता है जब बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लानिंग वहीं होती है। आपको क्या लगता है कि नौकरी पेशा आदमी इनकम टैक्स में ज्यादा प्लान कर पाएगा? वो बेचारा क्या प्लान करेगा? उसको गिनी चुनी तनख्वाह मिलती है और सबको पता होती है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट मिलती है, चेक से पेमेंट मिलती है। उसमें वो बेचारा क्या बचाएगा और क्या बताएगा? कोई स्कोप ही नहीं है टैक्स प्लानिंग का। ठीक है, चाहे भले आपको 2 लाख रुपए की भी सैलरी मिलती हो महीने की, लेकिन 2 लाख रुपया पता है ना, डिस्क्लोज्ड है सबको, उसमें कोई प्लानिंग थोड़ी ना स्कोप है। लेकिन बिजनेस में तो अल्टीमेट स्कोप है। ठीक है, बिजनेसमैन तो जैसे चाहे जैसे खर्चे को मॉडिफाई करता है, जैसे चाहे जैसे रेवेन्यूज को मॉडिफाई करता है अपने। तो अल्टीमेटली दिमाग तो वहां लगाना है जब हम लोग पीजीबीपी हेड पे पहुंचेंगे। सैलरी तो बहुत ही सिंपल सा हेड है। ठीक है, सिंपल हेड है क्योंकि इस हेड की इनकम पाने वाला इंसान भी नॉर्मली सिंपल ही है। इस हेड की इनकम पाने वाला इंसान भी सिंपल है क्योंकि उसके पास टैक्स प्लानिंग का बहुत स्कोप ही नहीं है। राइट? तो अभी तो जोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। 20,000 इंटू 9 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाई 10, यह रहा है 20,200। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई अपने को। एवरेज का मतलब समझ गए और सैलरी का मतलब समझ गए। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ईयर्स पे देखिए एक साइन और बना है यहां पे हैश का। इसका मतलब क्या है? हैश साइन का मतलब देखिए, इंक्लूड्स नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अंडर प्रीवियस एम्प्लॉय इन केस ग्रेच्युटी वर नॉट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर।
मान लीजिए आप पहले जहां जॉब किए थे वहां भी नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट था, वहां भी 10 से कम एम्प्लॉय थे, तो आपको लेकिन वहां ग्रेच्युटी मिली नहीं थी। अभी नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है तो क्यों कोई ग्रेच्युटी देगा? ठीक है, हर कोई ये करंट एम्प्लॉय जैसा थोड़ी ना होगा कि आपको ग्रेच्युटी उठा के दे दिया। तो पिछली बार जहां मैं काम करता था वहां ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता था, इसलिए ग्रेच्युटी नहीं मिली थी, वहां मैंने 5 साल काम किए थे। अब जब मैं दूसरी कंपनी में आया हूं, यहां मैंने 8 साल काम किए हैं और ये कंपनी भी नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है। लेकिन अब जब हम एग्जेम्पशन ग्रेच्युटी लेकिन इस वाली कंपनी ने दिया है, अब जब एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा उसमें नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो पुराने वाले एम्प्लॉयर का 5 साल और करंट वाले एम्प्लॉयर का 8 साल दोनों मिला के लिया जाएगा 13 साल। गवर्नमेंट बेसिकली आपको ज्यादा एग्जेम्पशन देना चाहती है इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि पहली बार आपको ग्रेच्युटी मिली ही नहीं थी, आपने काम पहले भी किया था और ग्रेच्युटी नहीं मिली थी, तो इस बार जो ग्रेच्युटी मिली है उसमें से एग्जेम्पशन थोड़ा सा आपको ज्यादा दे देता हूं। ठीक है, अच्छा और क्या? अच्छा, ग्रेच्युटी नहीं मिली थी तो साल बढ़ा देंगे, ये ईयर बढ़ा देंगे, और अगर ग्रेच्युटी मिली थी पहले तो इस 20 लाख की लिमिट में से कम कर देंगे। ग्रेच्युटी मिली थी, इन केस ग्रेच्युटी वॉज रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, डबल हैश का मतलब, इन केस ग्रेच्युटी वॉज रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय एंड वॉज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, then the limit of 20 lakhs shall be reduced by the exemption claimed earlier। अगर मान लीजिए ग्रेच्युटी आपको पहले मिली थी और उसमें से कुछ एग्जेम्पशन भी हो गया था, तो इस बार की 20 लाख रुपए की लिमिट में से जितना अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट हो गया था वो लेस कर दीजिए। जैसे पहले जब एम्प्लॉयर के यहां थे वो भी नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट था, उसने मुझे 5 लाख की ग्रेच्युटी दी थी जिसमें से 2 लाख एग्जेम्प्ट हो गया था, तो 2 लाख रुपए का आप ऑलरेडी आनंद उठा रखे हो, गवर्नमेंट कहेगी इस बार 18 लाख रुपए का ज्यादा आनंद लेने देंगे। ये नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट एक लाइफ टाइम लिमिट होती है, लाइफ टाइम लिमिट। ये कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में तो हर ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए 20 लाख की लिमिट है। दिस 20 लाख मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग पर पेमेंट, और ये 20 लाख रुपए क्या है? मैक्सिमम सीलिंग लाइफ टाइम। This 20 lakh is maximum ceiling lifetime, और कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में 20 लाख इज मैक्सिमम सीलिंग पर पेमेंट। दोबारा फिर कहीं जॉब ज्वाइन करते हो, फिर कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट हो, फिर पाओ पैसा 20 लाख रुपए, फिर एग्जेम्पशन ले लो। समझ में आया सबको? रिवाइज कर लिया जाए एक बार, और रिवाइज करा देते हैं। अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, बड़ी सुंदर बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, तो ऐसे केस में आपको ये देखना है कि वेदर द पेमेंट इज कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी। पेमेंट इज कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब होता है कि जिस एंटिटी से ग्रेच्युटी मिल रही है वो एंटिटी ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में आती है, और दायरे में कब एक एंटिटी आती है जब 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय उस एंटिटी में होते हैं। नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब यह है कि ये जो पेमेंट है वो ग्रेच्युटी एक्ट के द्वारा कवर्ड नहीं है। ग्रेच्युटी एक्ट के द्वारा कवर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उस एंटिटी में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय नहीं है, 10 से कम एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? ग्रेच्युटी की पेमेंट कर रहा है। अब जब ऐसे केस में ग्रेच्युटी की पेमेंट आती है तो एग्जेम्प्ट कितना होता है, ये दोनों सिचुएशन में अलग अलग बताया गया है। कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में large round salary into 15 by 26 into number of years of service rounded off. Number 2, 20 lakh. 20 lakh is the maximum ceiling per payment, and third is amount actually received. And in case the payment is not covered by gratuity act, then in that case average monthly salary into 15 by 30 into number of completed years of service. Number 2, it is 20 lakh less the amount exempted earlier, less the amount exempted earlier, as because 20 lakh is the lifetime limit. ठीक है, एंड थर्ड इज अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। नोट, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय,
अगर इंप्लॉय की डेथ हो जाती है और लीगल हेयर को ग्रेचुटी मिलती है तो उसके हाथ में ये टैक्सेबल होता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, लीव इंकैशमेंट में क्या बताया था, लीव इंकैशमेंट अगर घर वालों को मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ग्रेचुटी घर वालों को मिलता है ना तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जिससे ये लोग भी, घर वाले भी एग्जेम्पशन बिल्कुल वैसे ही क्लेम करेंगे जैसे यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना सिखाया गया है। जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है वही अप्लाई करेंगे घर वाले भी। If it is not provided that what percentage forms part of retirement benefit, shall we assume that nothing forms part of retirement benefit। ध्यान दीजिएगा, नॉट कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट में हम क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि डीए कितना लिया जाएगा, अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। डीए कितना लिया जाएगा, अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये बात लिखी ही नहीं है कि अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है, 20% है, 30% है, 40 है, 70 है, 80 है, तो ये मान लेंगे कि अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ है ही नहीं। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में आपको डीए लिखा हुआ है और अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं बता रहा है तो ये मान लीजिए कि अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी फिर यहाँ पे बेसिक जोड़िएगा और सीधे क्या जोड़ दीजिएगा, कमीशन। ये वाला इग्नोर कर देना होगा, इसको तो हटा देना होगा, डीए नहीं जोड़ना होगा। ठीक है, हाँ, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में डीए फुल है तो वो हर हाल में जोड़ना है पूरा पूरा। तो चलिए हम लोग ने ग्रेचुटी भी देख लिया इसी बहाने। ठीक है, ग्रेचुटी के क्वेश्चन में आप ग्रेचुटी के बाद देखेंगे दो इलस्ट्रेशन मैंने दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4। उसमें से एक इलस्ट्रेशन कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है, दूसरा इलस्ट्रेशन नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है। तो बेसिकली आप मेरी बुक देखेंगे इसी कदर डिजाइन ही है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन कराता हूं और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ताकि उस सेक्शन पे मेरा कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में आप आगे चल के ये भी देखेंगे कि मैं आपको खुद इलस्ट्रेशन पैरेलली यहाँ पे क्लास में क्रिएट कर करके क्या करता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, बहुत बार जो बुक में आपके इलस्ट्रेशन है मैं इमीडिएटली आपको बिना बताए इलस्ट्रेशन की फिगर्स को मॉडिफाई करके तुरंत इलस्ट्रेशन आपके सामने रख देता हूं और आपको क्लास में करा देता हूं ताकि आपकी क्लास में एक इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस हो जाए और सेम इलस्ट्रेशन आपको बुक में मिल जाता है जिसे आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो एट टाइम्स आई कीप ऑन मॉडिफाइंग द इलस्ट्रेशन ऑफ बुक और आपको पैरेलली क्लास में कराते हैं। एक इलस्ट्रेशन क्लास में हो जाता है इसी बहाने और एक इलस्ट्रेशन आपके पास हो जाता है रिवाइज करने के लिए भी। 3 and 4 जितने भी इलस्ट्रेशन हम क्लास में स्किप करेंगे, जिनको हम नहीं देखेंगे और आपसे कहेंगे कि ये आप इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा क्योंकि हम लोग ने लॉजिकली टेक्निकली इस बात को समझ लिया है, तो उस इलस्ट्रेशन को आप पैरेलली क्या करेंगे, घर जाके करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी इलस्ट्रेशन क्लास में स्किप किया गया उसको आप भी स्किप नहीं कर देंगे, उस इलस्ट्रेशन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इसलिए स्किप किया गया है क्योंकि मोर और लेस हमने उस तरीके की बातें ऑलरेडी कर ली होगी क्लास में। ठीक है, तो उस इलस्ट्रेशन को स्किप किया होगा ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उसे घर पे देख लें। इलस्ट्रेशन 3 क्या है, मिस्टर एल एन एम्प्लॉय ऑफ लवली कंपनी लिमिटेड रिसीव्स 1,20,000 एज ग्रेचुटी। उसे 1,20,000 रुपए की ग्रेचुटी रिसीव हुई है। ही इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ओके, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है। अच्छा, अगर एग्जाम में ये ना लिखा हो कि वेदर द पेमेंट इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट और नॉट, तो आप क्या एज्यूम करेंगे, आप एज्यूम कर लीजिएगा कि कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है। इसलिए बताइए आपको क्या लगता है, इतनी जालिम दुनिया है, इस जालिम दुनिया में लोगों के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट का कानून नहीं लग रहा है फिर भी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी बांट रहे होंगे। अरे लोग इतने गंदे हो चुके हैं कि ग्रेचुटी एक्ट का कानून लगता है फिर भी अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं देते हैं। ठीक है, कैसे नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय क्या रहते हैं, 10 हैं, लेकिन वो अपने अटेंडेंस रजिस्टर में दिखाते हैं कि 6 ही एम्प्लॉय हैं, 7 ही एम्प्लॉय हैं। 4 एम्प्लॉय से कहते हैं तुम लोग अटेंडेंस मत लगाना ताकि पता ही नहीं चले। बात समझ में आई? तो बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि 10 से ज्यादा है तो उसको क्या करते हैं, 12 एम्प्लॉय है 8 एम्प्लॉय दिखाते हैं, 4 की अटेंडेंस नहीं लगवाते हैं ताकि एम्प्लॉय 8 दिखाई देंगे तो इससे हमें ग्रेचुटी नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ग्रेचुटी का कानून नहीं लगता है, लोग देते हैं, तो बहुत रेयर सी बात है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है कि कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट और नॉट, तो ये मान लीजिए कि अगर ग्रेचुटी दे रहा है तो कवर्ड ही होगा। बिना ग्रेचुटी एक्ट में कवर हुए वाला क्यों भला ग्रेचुटी देने लग गया। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर साफ साफ लिखा है कि नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट पेमेंट दे रहा है तो यस ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से काम कीजिए।
देखिए थ्योरेटिकली तो हम लोग हर चीज पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकली ये सब थोड़ी ना होता है। आपको लगता है क्या प्रैक्टिकली जो एंटिटी नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी होगी वो एक ग्रेच्युटी देती होगी एम्प्लॉय को? ऑब्वियसली नहीं देती है। लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ते हैं हम लोग हर चीज, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है ना दुनिया में। कानून तो हर चीज को सोच समझ के बनाया गया है कि जो जो पॉसिबिलिटीज है उन सभी पॉसिबिलिटीज के लिए कानून है। ठीक है। He is covered by payment of gratuity act 1972. He retires on December 12, 18. दिसंबर 12, 18 को रिटायर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट, तो बस अब दिमाग में कवर्ड वाली बात को लाइए। लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी में सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक होता है और डीए पूरा होता है। आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ 29 ईयर एंड 8 मंथ, 29 ईयर एंड 8 मंथ को बच्चों पता है कितना लेंगे हम लोग? 30 साल ले लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ चलती है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज बेसिक मंथली बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वॉज 4,000 and 1,500 रिस्पेक्टिवली। बेसिक जो था वो 4,000 रुपए था और जो डीए था वो 1,500 रुपए था। इस डीए का 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। डीए में 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। तो हमें यहां रिटायरमेंट बेनिफिट के हिस्से से मतलब है नहीं, डीए फुल लिया जाता है यहां। तो इज द इंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? क्या पूरी ग्रेच्युटी 1,20,000 रुपए की एग्जेम्प्ट है? भैया वो तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट वाला करके देख लेते हैं। आंसर 3 इलस्ट्रेशन का। ठीक है। आप हेडिंग देंगे इसमें ग्रेच्युटी ब्रैकेट में कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट, फिर लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। इसमें नंबर 1 क्या करेंगे? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ब्रैकेट में बताएंगे राउंडेड ऑफ। ठीक है। 2 लाइन की जगह छोड़ेंगे नीचे और दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम सीलिंग। ठीक है। मैक्सिमम सीलिंग, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे। मैक्सिमम सीलिंग में कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, सीधे 20 लाख रुपीस की लिमिट ही तो लिखनी है। ठीक है। और तीसरा क्या है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बच्चों है कितना? 1,20,000 रुपया। ये कैलकुलेशन कर लो। लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी बताया है क्या? हाँ, बेसिक और डीए पूरा लेना होता है। तो 4,000 और डीए 1,500, 5,500 लेंगे। 5,500 बच्चों। ठीक है। इनटू, ओहो दिस इज yes 5,500 into 15/26, 15/26 number of years of service rounded off, number of years of service rounded off। तो राउंडेड ऑफ कर देंगे तो 29 ईयर 8 मंथ है तो 30 साल हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए। 5,500 इंटू 15/26 इंटू 30, 95,192। इज इट सो स्टूडेंट्स? आ रहा है आपका? तीनों में से सबसे कम क्या हो गया? 95,192। तो लिखेंगे लिस्ट ऑफ द अबव 3 rupee 95,192 will be exempt। Taxable gratuity, टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपए रिसीव हुआ है माइनस 95,192।
24,808 ये टैक्सेबल हो गया। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन 4 भी है बच्चों। इलस्ट्रेशन 4 जो है ना वो है कवर्ड, नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट। तो उसमें बस इतना याद रखना, यहाँ लास्ट ऑन सैलरी की जगह 10 महीने का एवरेज ले लेना। जिस महीने में रिटायर हुआ है उस महीने को छोड़ के उससे पुराने 10 महीने का एवरेज लेना है। ठीक है, और 15/26 की जगह 15/30 करना होगा और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड वाला लेना होगा, राउंडिंग ऑफ नहीं करनी होगी। जैसे 29 ईयर और 8 मंथ रहेगा तो 29 ईयर ही लिया जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। मतलब मैक्सिमम सीलिंग रहेगा दूसरे में, तीसरे में अमाउंट एक्चुअली रिसीव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन 4 भी देख लीजिएगा। लीव सैलरी एंड हम लोग ने क्या किया है, लीव सैलरी एंड ग्रेच्युटी कंप्लीट किया है, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विल स्टॉप हियर।